दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और दोस्तों आमतौर पर आपने कई तरह की स्टोरीज सुनी होगी, कई सारी जो स्टोरीज़ होती हैं जो हमारा मनोरंजन करती हैं, हमारा दिल बहलाती हैं। लेकिन जो आज की कहानी है थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि जो कहानी है इसके अंदर जो कहानी के एंड में जो हमें शिक्षा मिलेगी वो वाकई में कुछ ऐसा है जो जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाली, कुछ जीवन में नया सिखाने वाली ये कहानी है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों आज के इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और आज की जो स्टोरी है बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का इसमें यूज़ किया गया है। तो जो बेसिक लेवल की ग्रामर का जो नॉलेज है आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लास्ट स्टोन। क्या मतलब हुआ? लास्ट का मतलब आखिरी, अंतिम, स्टोन मतलब पत्थर। द लास्ट स्टोन मतलब कि आखिरी पत्थर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरे ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम there was a merchant called Bhushan who lived in the village of Ujjain। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ मर्चेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं बिना किसी वर्ब का प्रयोग करे। और इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है। देयर वॉज ए मर्चेंट, एक व्यापारी था, कॉल्ड भूषण। कॉल्ड भूषण, भूषण मतलब कि भूषण नामक। हु लिव्ड इन द विलेज ऑफ उज्जैन। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब रहना, निवास करना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। और दोस्तों हु का मतलब होता है कौन, जो। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देने के लिए इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जो हु है ये रेफरेंस देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है। देयर वॉज ए मर्चेंट कॉल्ड भूषण, एक भूषण नाम का व्यापारी था। हु लिव्ड इन द विलेज ऑफ उज्जैन, जो उज्जैन के एक गांव में रहता था। भूषण यूज्ड टू ट्रैवल टू डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज टू सेल नेटिव हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्लॉथ्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। पास्ट में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। यूज टू का प्रयोग पास्ट में जब किया जाता है जब हम पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाना चाहते हैं, किसी भी कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ट्रैवल का मतलब यात्रा करना। भूषण यूज टू ट्रैवल टू डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़, मतलब भूषण ट्रैवल करता था, यात्रा करता था टू डिफरेंट टाउन्स, अलग अलग शहरों की, एंड अलग अलग कस्बों की। टाउन मतलब कस्बे, अलग अलग कस्बों की और अलग अलग शहरों की वो यात्रा करता था। क्यों करता था? टू सेल, बेचने के लिए, नेटिव हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्लोथ्स। दोस्तों नेटिव का मतलब होता है देसी, और जो कि एडजेक्टिव है। और हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब हुआ कि हस्तशिल्प वाली चीज़ें। क्लॉथ्स मतलब कपड़े। तो वो क्या बेचने के लिए जाता था? जो देसी हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, हस्तशिल्प के सामान और जो कपड़े, उन्हें बेचने के लिए वो जाता था। टू रीच द सिटी, टू रीच द, रीच मतलब पहुंचना, टू रीच द सिटी, शहर पहुंचने के लिए ही हैड टू क्रॉस द रिवर उन्नति इन हिज विलेज।
दोस्तों यहाँ हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। ये हमारा पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में किसी भी तरह के विवशता को दर्शाना चाहते हैं, कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में किसी को कोई काम मजबूरी में विवशता में करना पड़ता था, तो वहाँ हैड टू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? टू रीच द सिटी, शहर पहुंचने के लिए ही हैड टू क्रॉस, उसे पार करना पड़ता था। क्या पार करना पड़ता था? द रिवर उन्नति, उन्नति नदी को पार करना पड़ता था इन हिज विलेज, अपने गांव में। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों ये जो वाक्य है जैसा मैंने आपको बताया था हैड टू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्ट्रक्चर को आप समझ ही गए होंगे कि जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे, जब हम किसी भी तरह की मजबूरी या विवशता को दर्शाना चाहेंगे तो हैड टू का यूज़ करेंगे, साथ में फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ कि आप वीडियो देखने के दौरान आप एक वाक्य को ट्रांसलेट करें। वाक्य है उसे दौड़ना पड़ा। तो जैसा यहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया था, आप हैड टू का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो वाक्य है उसे दौड़ना पड़ा, तो आपको इस वाक्य को ट्रांसलेट करना है। चलिए आगे देखिए। वन डे भूषण रीच्ड द रिवर बैंक अ लिटिल अर्ली। और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है REACH रीच, और ये सेकंड फॉर्म है रीच्ड। रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, भूषण रीच्ड द रिवर बैंक अ लिटिल अर्ली। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। भूषण नदी के किनारे पर थोड़ा जल्दी पहुंच गया। अ लिटिल अर्ली मतलब थोड़ा जल्दी वो नदी के किनारे पर पहुंच गया। इट वॉज स्टिल क्वाइट डार्क एंड द सन हैड नॉट राइजन। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, STILL। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो इसके दो मतलब हैं। इट वॉज स्टिल क्वाइट डार्क, क्वाइट मतलब बिल्कुल, मतलब अभी भी बिल्कुल अंधेरा था। एंड द सन हैड नॉट राइजन। दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। राइज का मतलब होता है उगना, उभरना, और सेकंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म है राइजन। तो जब हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट वॉज स्टिल क्वाइट डार्क एंड द सन हैड नॉट राइजन, मतलब अभी भी काफ़ी अंधेरा था और जो सूरज था वो अब तक नहीं उगा था। द ओर्समैन हैड नॉट अराइव्ड बाई देन। दोस्तों ओर्समैन का मतलब होता है नाविक, जो व्यक्ति नाव चलाता है उसे ओर्समैन कहा जाता है। इसके लिए एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इजी है, वो है सेलर, SAILER। तो आप दोनों शब्दों को, दोनों वर्ड्स को नोट कर लीजिए। ओर्समैन का मतलब नाविक और इसे सेलर भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द ओर्समैन हैड नॉट अराइव्ड बाई देन। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ यहाँ भी थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। अराइव मतलब आना, थर्ड फॉर्म अराइव, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और बाय देन का मतलब होता है तब तक। तो क्या अर्थ हुआ? द ओर्समैन हैड नॉट अराइव्ड बाय देन, मतलब तब तक नाविक, जो नाविक था, नाव चलाने वाला था, वो नहीं आया था। देयर वॉज सम टाइम लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है बचा हुआ। देयर वॉज सम टाइम लेफ्ट फॉर द सन टू राइज, मतलब कि सूरज निकलने में थोड़ा समय बचा हुआ था, थोड़ा टाइम बचा हुआ था सूरज को निकलने में, सूरज को उगने में। एंड द ओर्समैन टू रीच, और नाविक को पहुंचने में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सूरज को उभरने में, मतलब सूरज को उगने में समय था, और जो नाविक को भी आने में समय था, नाविक को पहुंचने में समय था। आगे देखिए। भूषण वॉज फीलिंग वेरी एंग्जियस एंड स्टार्टेड टू रोम अराउंड नियर द रिवर। एंग्जियस का मतलब होता है दोस्तों चिंतित, जो कि एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। जो भूषण था, भूषण वॉज फीलिंग वेरी एंग्जियस, जो भूषण था वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। भूषण बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस कर रहा था। एंड स्टार्टेड टू रोम, रोम मतलब घूमना, और वो घूमने लगा। अराउंड नियर द रिवर मतलब रिवर के आसपास वो घूमने लगा। आगे देखिए। अननोइंगली ही रीच्ड नियर आ जंगल। दोस्तों अननोइंगली एडवर्ब है। अननोइंगली का मतलब होता है ना जानते हुए, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। इस तरह के जो शब्द हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो LY पे खत्म होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि अननोइंगली ही रीच्ड नियर ए जंगल, मतलब कि ना जानते हुए या कह सकते हैं गलती से वह जंगल के पास पहुंच गया। ही रीच्ड नियर ए जंगल, वो एक जंगल के पास पहुंच गया। ही फेल्ट अ लिटिल टायर्ड,
और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। फील मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट। ही फेल्ट अ लिटिल टायर्ड, उसे थोड़ा थका हुआ महसूस हुआ, मतलब उसे थोड़ा थकान महसूस हुई। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू सिट, उसने फैसला किया, टू सिट बैठने का, अंडर अ ट्री, उसने एक पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। वाइल ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स अ ट्री, दोस्तों टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, वाइल मतलब दौरान, वाइल ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स अ ट्री मतलब जब वो एक पेड़ के तरफ चलकर जा रहा था, पेड़ की तरफ चलकर जा रहा था। हिज फीट हिट अगेंस्ट समथिंग, हिट का मतलब लगना, हिज फीट हिट अगेंस्ट समथिंग, जो उसके पैर थे वो किसी चीज़ से टकराए। चलिए आगे देखिए। भूषण वॉज वेरी क्यूरियस, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट है, जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, साथ में एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया गया है। CURIOUS, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, जो कि एक एडजेक्टिव है। जब व्यक्ति कुछ जानने के लिए उत्सुक हो तो उसे क्यूरियस कहा जाता है। भूषण वॉज वेरी क्यूरियस, भूषण बहुत उत्सुक था। ही स्टॉप्ड एंड बेंट डाउन, और स्टॉप मतलब रुकना, सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड वह रुक गया, एंड बेंट डाउन। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, बेंट डाउन का मतलब नीचे झुकना, और सेकंड फॉर्म में बेंट डाउन। तो क्या अर्थ हुआ, ही स्टॉप्ड एंड बेंट डाउन मतलब वो रुका और नीचे झुका, टू सी देखने के लिए, व्हाट इट वाज कि वो क्या है। ही फेल्ट उसे लगा, अ क्लोथ बंडल एक कपड़ों का बंडल, ऑन द ग्राउंड तो उसे महसूस हुआ कि कोई कपड़े का बंडल है ऑन द ग्राउंड जमीन पर। ही, और दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि सर चित्र भी दिखाया कीजिए, चित्र देखने में कहानी को समझने में आसानी होती है, तो आप इस तरह से चित्र देख सकते हैं कि ये नदी है, ये सब पेड़ हैं, और यहाँ पर वो व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है। ही पिक्ड इट अप, पिकअप मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म पिक्ड अप, ही पिक्ड इट अप उसने उसे उठाया। एंड रियलाइज, रियलाइज का मतलब महसूस होना, एंड रियलाइज्ड और उसे महसूस हुआ दैट कि द क्लॉथ बैग वॉज हैविंग समथिंग इनसाइड इट, और उसे महसूस हुआ कि जो क्लॉथ बैग है, कपड़े का जो झोला है, वॉज हैविंग समथिंग इनसाइड इट, उसके अंदर कुछ है। इनसाइड इट मतलब उसके अंदर कुछ है, और हैविंग का मतलब होना। तो उसे महसूस हुआ कि जो कपड़े का बैग है उसके अंदर, जो थैला है, बैग है, उसके अंदर कुछ है। ही ट्राइड टू पीप थ्रू द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द बैग। दोस्तों पीप का मतलब होता है झांकना, आप इसे नोट कर लीजिए, और ये भी पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ट्राई मतलब प्रयास करना। ही ट्राइड टू पीप थ्रू द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द बैग, और थ्रू का मतलब माध्यम से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने एक स्मॉल जो ओपनिंग थी, एक छोटी सी जगह की जो मतलब ओपनिंग थी ऑफ द बैग, उस बैग की जो एक छोटी सी ओपनिंग थी जहाँ से वो खुला हुआ था, उसके माध्यम से उसने उसके अंदर झांकने की कोशिश की। एज इट वॉज वेरी डार्क, और जैसा कि वहाँ बहुत मतलब कि बहुत अंधेरा था। ही कुड नॉट सी, वह नहीं देख सका एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं देख सका। ही देन पुट हिज हैंड इनसाइड द स्मॉल बैग, फिर उसने अपना जो हाथ था वो रख दिया, कहाँ रख दिया, इनसाइड द स्मॉल बैग, उस छोटे से बैग के अंदर उसने अपना हाथ रख दिया, हाथ डाल दिया। एंड टुक आउट द थिंग्स, और टेक आउट मतलब निकालना, सेकंड फॉर्म टुक आउट, और उसने चीज़ों को निकाला। टुक आउट द थिंग्स फ्रॉम इनसाइड द बैग मतलब उस बैग के अंदर से उसने चीज़ों को बाहर निकाला। चलिए आगे देखिए। ही टच्ड द स्मॉल स्टोन लाइक थिंग्स, टच मतलब छूना, स्पर्श करना, सेकंड फॉर्म टच्ड। ही टच्ड द स्मॉल स्टोन लाइक थिंग्स मतलब उसने पत्थर जैसी छोटी चीज़ों को छुआ। बट कुड नॉट अंडरस्टैंड, और दोस्तों कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, वहाँ कुड का प्रयोग किया जाता है। यदि नेगेटिव हो तो कुड के बाद नॉट भी लगाया जाता है साथ में फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, बट कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो नहीं समझ सका, एनीथिंग कुछ भी नहीं समझ पा सका, इन द डार्क अंधेरे में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने उन छोटी छोटी जो पत्थर जैसी चीज़ें थी उनको छुआ, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं समझ सका। ही फेल्ट उसे महसूस हुआ दैट समवन मस्ट हैव फिल्ड द लिटिल बैग विद स्टोन्स, उसे ऐसा लगा कि किसी ने अवश्य ही इस छोटे से बैग को भरा होगा, विद स्टोन्स मतलब कि पत्थरों से भरा होगा, एंड थ्रोन इट नियर द जंगल, और उसे जंगल के पास फेंक दिया होगा। चलिए आगे देखिए। भूषण वॉज नाउ फीलिंग रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना। भूषण वॉज नाउ फीलिंग रेस्टलेस, जो भूषण था वो बेचैन हो रहा था।
एज जैसे कि सम मोर टाइम वॉज स्टिल लेफ्ट, कि जैसे कि अभी और भी समय बचा हुआ था, फॉर द सन टू राइज मतलब सूरज को उगने में अभी और भी समय बचा हुआ था, तो जो भूषण था वो और भी ज़्यादा क्या हो रहा था, वो रेस्टलेस हो रहा था, बेचैन हो रहा था। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, जो कि एक एडजेक्टिव है। आगे देखिए, ही डिसाइडेड टू वॉक बैक, उसने फैसला किया, निर्णय किया टू वॉक बैक वापस जाने का, टू द रिवर बैंक नदी के किनारे पर, विद द बैग उस बैग के साथ, उस थैले के साथ उसने नदी के किनारे पर वापस जाने का फैसला किया। व्हेन ही रीच्ड देयर, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड, व्हेन ही रीच्ड देयर जब वह वहां पहुंचा, ही वॉज फीलिंग आइडल एंड बोर्ड। आइडल का मतलब होता है दोस्तों खाली, और बोर्ड का मतलब होता है जब व्यक्ति बोर महसूस करे। तो क्या अर्थ हुआ कि ही वॉज फीलिंग आइडल एंड बोर्ड, मतलब वो खाली और बेकार अपने आप को बोर महसूस कर रहा था। ही स्टार्टेड हमिंग अ सॉन्ग, हम मतलब गुनगुनाना, ही स्टार्टेड हमिंग अ सॉन्ग, वह गाना गुनगुनाने लगा। टू पास हिज टाइम मतलब अपने समय को बिताने के लिए, समय को व्यतीत करने के लिए वह गाना गुनगुनाने लगा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, हम का मतलब गुनगुनाना, और ये फोर्थ में हमिंग। वाइल हमिंग गुनगुनाने के दौरान, ही सैट डाउन, और सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट, ही सैट डाउन वो नीचे बैठ गया, ऑन द रिवर बैंक मतलब वो नदी के किनारे पर नीचे बैठ गया, एंड टुक आउट द स्टोन्स और उसने पत्थरों को निकाला, फ्रॉम द टाइनी बैग उस छोटे से बैग में से, थैले में से, इन हिज हैंड जो उसके हाथ में छोटा सा जो एक थैला था, उसने उनमें से पत्थरों को निकाला। चलिए आगे देखिए, भूषण स्टार्टेड टू थ्रो दोज टाइनी स्टोन्स इन द रिवर वाटर वन बाई वन। क्या अर्थ हुआ? थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो और टाइनी मतलब छोटे, तो क्या अर्थ हुआ? भूषण स्टार्टेड टू थ्रो दोज टाइनी स्टोन्स इन द रिवर वाटर वन बाई वन, मतलब कि भूषण ने उन छोटे पत्थरों को नदी में एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। ही वॉज एंग्जियसली वेटिंग फॉर द सन टू राइज, और वो एंग्जियसली मतलब बड़ी बहुत ही एंग्जियसली मतलब चिंतित तरीके से, बहुत ही ज़्यादा बेचैन तरीके से वेट कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था किस चीज़ की? फॉर द सन टू राइज, मतलब वो सूरज के उगने की, सूरज के निकलने की बड़ी ही बेचैन तरीके से, चिंतित तरीके से वो इंतज़ार कर रहा था। सो दैट ताकि ही कुड रीच द सिटी, ताकि वो शहर पहुंच सके, एंड सेल हिज गुड्स और वो अपनी चीज़ों को, अपनी वस्तुओं को वो बेच सके। चलिए आगे देखिए, सडनली जस्ट वैन भूषण हैड पिक्ड अप द लास्ट स्टोन, सडनली मतलब अचानक, और यहाँ भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास परफेक्ट है, मतलब कि अचानक। वैन, जस्ट वैन मतलब जब जो भूषण था, हैड पिक्ड अप द लास्ट स्टोन जब उसने आखिरी जो स्टोन था, पत्थर था, उसको उसने उठाया था इन द बैग, बैग में। द डॉन ब्रोक, और दोस्तों डॉन का मतलब होता है सुबह, सुबह का सवेरा, जिसको पो फटना भी कहा जाता है, जो बिल्कुल पहली किरण होती है उसे डॉन कहा जाता है, सुबह का बिल्कुल जो पहला समय होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब अचानक जब भूषण ने आखिरी पत्थर को उस बैग में उठाया हुआ था उसने, द डॉन ब्रेक जो सवेरा था वो हो गया। द स्टोन इन हिज हैंड, जो स्टोन था, पत्थर था उसके हाथ में, स्टार्टेड टू एमिट ब्राइट स्पार्कलिंग लाइट, वो क्या था? वो निकालने लगा, एमिट करना मतलब निकालने लगा, क्या निकालने लगा? ब्राइट स्पार्कलिंग लाइट, एक चमकदार जो एक रोशनी थी वो निकालने लगा, देने लगा। भूषण's आइज स्टार्टेड विद द डेजलिंग ग्लीम ऑफ द स्टोन, जो भूषण की थी आइज स्टार्टेड विद द डेजलिंग, वो एकदम कौंधिया गई। स्टार्ट का मतलब होता है आंखें कौंध जाना, जो भूषण की आंखें थी वो कौंध गई, किस चीज़ के? विद द डेजलिंग ग्लीम, जो एक चमकदार, जो एक चमक थी, ऑफ द स्टोन उस पत्थर की, इन हिज हैंड जो उसके हाथ में ये चमकदार पत्थर था, उसकी उस चकाचौंध से जो भूषण था उसकी आंखें क्या हुआ? चकाचौंध हो गई, चौंधिया गई। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ सका। वॉट ही वॉज होल्डिंग इन हिज हैंड, मतलब वो इस बात को नहीं समझ सका कि उसने अपने हाथ में क्या होल्ड किया हुआ है, होल्ड मतलब पकड़ना, कि उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, वो इस बात को नहीं समझ सका। ही स्टार्टेड टू वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य करना, ही स्टार्टेड टू वंडर, और उसको आश्चर्य करने लगा, उसे आश्चर्य होने लगा। वाई इज दिस स्टोन शाइनिंग, कि ये जो पत्थर है क्यों चमक रहा है? सो ब्राइट, इतना ज़्यादा उजाले में या इतना ज़्यादा चमक से वो क्यों चमक रहा है, इस बात का उसे आश्चर्य होने लगा। व्हाट्स द सडन मैजिक गॉड, उसने सोचा कि ईश्वर ये क्या? सडन मैजिक मतलब ये एक अचानक सा जादू कैसा है। चलिए आगे देखिए,
जस्ट देन, दोस्तों जस्ट देन का मतलब होता है तभी, जस्ट देन अ सेज अपीयर्ड एट द रिवर बैंक। दोस्तों सेज का मतलब होता है साधु, संत, उसे सेज कहा जाता है। अपीयर मतलब प्रकट होना और सामने आना, सेकंड फॉर्म अपीयर। तो क्या अर्थ हुआ, जस्ट देन तभी अ सेज अपीयर्ड एट द रिवर बैंक, जो एक साधु थे वो रिवर बैंक में नदी के किनारे पर प्रकट हुए। एंड सॉ भूषण वरीड, और वरीड मतलब चिंतित, एडजेक्टिव, और उन्होंने भूषण को चिंतित पाया, मतलब देखा, सॉरी, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म। सो तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि तभी एक जो साधु थे वो नदी के किनारे पर प्रकट हुए और उन्होंने भूषण को चिंतित देखा। ही हैड नोटिस्ड दैट भूषण वॉज गेजिंग एट हिज ऑन हैंड्स इन फियर। दोस्तों गेज का मतलब होता है किसी चीज को टकटकी लगाकर देखना, घूरना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही हैड नोटिस्ड, और ये ही क्यों किसके लिए यूज़ किया गया, साधु के लिए यूज़ किया गया। उन्होंने मतलब इस चीज़ को नोटिस किया था, देखा था कि जो भूषण है, दैट भूषण वॉज गेजिंग एट हिज ओन हैंड्स इन फियर, कि जो भूषण है वो अपने खुद के हाथों को बड़े मतलब कि घूर कर देख रहा है, टकटकी लगाकर, इन फियर, डर से वो अपने हाथों को देख रहा है। द सेज वेंट अहेड, जो साधु थे वो आगे गए, और ये गो की सेकंड फॉर्म में द सेज वेंट अहेड मतलब साधु थे वो आगे गए। एंड आस्क्ड, और पूछा, वॉट मेक्स यू सो फ्राइटेंड डियर, उन्होंने पूछा कि प्रिय कि ऐसा क्या है कि जिससे आप इतना घबराए हुए हो। भूषण एंग्जियसली रिप्लाइड, एंग्जियसली का मतलब है चिंता से, और ये एडवर्ब है। भूषण एंग्जियसली रिप्लाइड, भूषण ने चिंतित होते हुए जवाब दिया। आई हैड फाउंड सम स्टोन्स, उसने क्या बोला कि आई हैड फाउंड सम स्टोन्स मतलब मुझे कुछ पत्थर पाए थे। इन दिस टाइनी बैग, इस छोटे से बैग में, लाइंग नियर द जंगल, जो कि जंगल के पास पड़ा हुआ था। चलिए, तो दोस्तों ये कहानी एक थोड़ी सी लंबी कहानी है, एक पार्ट में करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको आज हम यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी का जो सेकंड पार्ट है कल मैं उसे अपलोड करूँगा दिन में, कोशिश करूँगा कि दिन में ही उसको मैं अपलोड करूँ। तो इसका जो आगे का पार्ट है वो आप वहाँ कल दिन में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और आगे के पार्ट में हमें पता चलेगा कि जो आखिर जो पत्थर थे वो क्या थे, और वो जो साधु थे उन्होंने उस भूषण को क्या बताया, और आगे के बारे में हमें पता चलेगा। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।